गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुरुजी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि जब तक बिहार पुलिस का एग्जाम होता है तब तक प्रत्येक दिन आपको 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट दिया जाएगा। आज एक 50 क्वेश्चन के सेट का दूसरा सीरीज है। इससे पहले एक सीरीज पहले से ही अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति। क्या? गन्ने और पारिश्रमिक मूल्य। अब आते हैं, ये क्या है? सीए कृषि लागत एवं कीमत के आयोग। ये क्या आयोग लागू करता है? एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? किसी भी खाद्यान्न चीजों का पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कृषि लागत एवं कीमतों के आयोग के द्वारा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया था? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? 1920। ठीक है, और क्यों हुआ था ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। असहयोग आंदोलन 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का चलाया था। कब हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब खत्म हुआ? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। इस दिन क्या घटना हुआ था? चौरा चौरी हत्याकांड। इसमें क्या हुआ था कि एक भीड़ ने चौरा चौरी नामक में थाना में जाकर घुसकर सभी सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था, जिससे महात्मा गांधी ने 5 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इतने सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब आते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ था। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या हुआ था कि हम सरकार को सहयोग नहीं देंगे, उनके सामानों का बहिष्कार करेंगे। तो सरकारी पदों का त्याग ये हुआ था। विदेशी माल का बहिष्कार। ठीक है, अदालतों में वकीलों द्वारा बहिष्कार किया गया था। और क्या नहीं हुआ था? तो सरकारी वाहनों से यात्रा का पाबंदी। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? ये 3 काम हुए थे। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो पहले दांडी मार्च क्या होता है इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। समाप्ति कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। अब प्रारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कितना दिन चला? 24 दिन। ठीक है, 24 दिन। अपने गांधी जी 78 अनुयायियों को लेकर कहां से निकले थे? साबरमती आश्रम से गुजरात में दांडी नामक जगह, जहां पर नमक बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? नमक। उसमें नमक बनाकर उन्होंने क्या किया था? नमक कानून को तोड़ा था। इसके बाद यहां से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 1930 को। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के जीवन काल में घटी घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही नहीं है? अभी जस्ट बताएं, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। पहला ऑप्शन सही है। यहां पर क्या पूछा है? नहीं है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था? 1931 में। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था?
23 मार्च नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 9 अगस्त 1942। ठीक है, अब आते हैं तीनों युद्ध के बारे में। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। आते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? बताइए कब किया था? कब किया था? 21 अक्टूबर 1943। अब बताते हैं आपको इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन आजाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन कब होता है? 23 जनवरी। ठीक है, इस दिन क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। ठीक है, आगे आते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन कब किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1829 के नियम 17 द्वारा। सती प्रथा क्या होता है कि जब प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जब उसका किसी का पति मर जाता है तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चिता पर जिंदा लेट जाती थी, उसको क्या बोलते हैं? सती प्रथा। इसका उन्मूलन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या? लॉर्ड विलियम। अगर पूछा किस गवर्नर जनरल ने किया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा किया था। लेकिन इसको प्रसारित कौन किया था? राजा राम मोहन राय। नियम आंदोलन चलाए राजा राम मोहन राय, खत्म कौन किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब किए थे? 1829 के नियम 17 द्वारा। अगला क्वेश्चन, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? किस गवर्नर जनरल को जाता है? बताइए। लॉर्ड एल्गिन प्रथम। वहाबियों का विद्रोह कब हुआ था? क्या? वहाबियों का विद्रोह का केंद्र कौन था? पटना। ठीक है, वहाबियों का केंद्र कौन था? पटना। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है? कौन सा मौलिक अधिकार? बताइए। कौन सा मौलिक अधिकार दिया जाता है? देखिए, इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी। अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति धर्म लिंग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है? क्या? आपको नियोजन में समान अधिकार। और अनुच्छेद 19 में क्या है? आपको बोलने का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए। क्या? निम्न कथन पर विचार कीजिए। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 4 वर्ष होता है? नहीं। कितना साल होता है? 6 साल। 6 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए? 35? नहीं, 30 साल। ठीक है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष में पद मुक्त हो जाते हैं। नहीं, 1/3 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा के सभी सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो कौन गलत है? तीनों गलत है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें सिली मिस्टेक्स कराया जा रहा है। ठीक है, क्या होगा? राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 30 साल।
कार्यकाल कितना होगा 6 साल। और इसमें कौन सा वर्ड गलत है, 1/4 की जगह 1/3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? कितना दिन तक? 14 दिन तक। धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक क्या होता है? तो धन विधेयक वैसा विधेयक जिस विधेयक में पैसा का बात आ गया, सरकार के पैसा का बात। अब अगर कोई धन विधेयक है कि नहीं उसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इसका आंसर क्या होगा? 14 दिन। आते हैं अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा। क्या? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का क्या बनेगा? जज बनेगा। कैसे बनेगा बताइए? क्या बनेगा? भारत राज्य के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद का धारण किया हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हो। पहला कथन। और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये कोई जरूरी नहीं है। पहला क्वेश्चन से क्या होगा? केवल एक। ठीक है, आगे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय आपात उद्घोषण का अनुमोदन करने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? जैसे बताइए, वित्तीय आपात के कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल क्या होता है कि ऐसा एक समय आएगा कि राष्ट्रपति जी आएंगे और कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। भारत में अभी तक नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 महीना। जैसे कि वित्तीय आपातकाल लगा दिए, ठीक है, अब उसको कैंसिल करना है तो उसके बाद संसद से क्या होता है? अनुमोदन मांगना पड़ेगा। आगे आते हैं, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब जानते हैं ना? क्या? अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सरकार के खिलाफ फिर से वोटिंग कराना है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था बिहार में कि अब हम इसके साथ नहीं रहेंगे। किसी की सरकार को गिराना क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाना है। तो पहली बार कब लगाया गया था बताइए? पहली बार 1963 में आया था। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? नेहरू जी। अब क्यों आया था? क्यों आया था ये भी आपको जानकारी होगा। क्योंकि 1962 में क्या हुआ था? भारत चाइना युद्ध, जिसमें भारत हार गया था। ठीक है, उसके बाद आया था उनके खिलाफ कि अब आपको सरकार में नहीं रहने देंगे। उसके बाद उनकी कुछ सालों बाद मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए कौन सा अनुच्छेद है बताइए? बताए थे ना अनुच्छेद कौन सा लिखाए थे आप लोग को? अनुच्छेद 37। ठीक है, कि राज्य के 36 में क्या बोले थे आपको? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के परिभाषा। और 37 में क्या बोले थे उसका? और 38 में क्या है? राज्य देश की जनता के भलाई के लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करेगा। लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चेन्नैया समिति का गठन कब किया गया था? 1991 में। कब किया गया था? 1991 में। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको क्रांति या चमड़ा उत्पादन से संबंधित है? बताइए कौन सा क्रांति हुआ था? कौन सा हुआ था?
भूरी। ठीक है, भूरी। हरित क्रांति किससे हुआ था? खाद्यान्न से संबंधित। ठीक है, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली। क्या गोल क्रांति किससे हुआ था? अंडा के उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर के उत्पादन से। ठीक है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला भी जाता है, इस प्रकार को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? हॉट मनी। किसको क्या कहते हैं? हॉट मनी। अगला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? क्या कौन शामिल नहीं था? पल्लव। अभी तीनों लड़ रहा था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? क्या सही है? प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? हर्षवर्धन का नाम सुने हैं? हर्षवर्धन, प्रतापी राजा हर्षवर्धन। इन लोग कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लड़ रहे थे। इसका आंसर क्या होगा? पल्लव। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिरों को किस दिशा में रखा जाता था? बताइए, किस दिशा में? उत्तर। क्या होगा इसका आंसर? जैसे देखिए, कहा मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में जब आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो जलाया नहीं जाता था। ऐसे उत्तर से दक्षिण के इधर सर, इधर पैर करके दफना दिया जाता था। इसके साथ ही पालतू उन लोगों का कुत्ता था तो कुत्ता को भी दफना दिया जाता था। तो उसका क्या बोला है? सौ के सर। सौ मतलब क्या होता है? बॉडी होता है। उसका सर को किस दिशा में? उत्तर। आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध संगति के में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया? किसमें? चौथा में। कौन सा बटा? महायान और हीनयान। तो चौथा बौद्ध संगति कहां हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर। कुंडलवन, कश्मीर। उस समय राजा कौन था? कनिष्क। ये किस वंश का था? कुषाण वंश का। ठीक है, कौन वंश का था? कुषाण वंश का। तो पूछेगा कि पहला बौद्ध संगति कहां हुआ था? तभी कहां हुआ था? राजगीर में। कहां हुआ था? राजा कौन था? अजाद शत्रु। और दूसरा कहां हुआ था? वैशाली। कौन था राजा? काला शोक। और तीसरा कहां हुआ? पाटली पुत्रा में। उस समय कौन था? सम्राट अशोक। पूछेगा अशोक कौन वंश के शासक था? कौन वंश का था? मौर्य वंश। और अजात शत्रु कौन वंश का था? हर्यक वंश। और काला शोक शिशु नागवंश। ठीक है, शिशु नागवंश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। आगे आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? कैवल्य मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होना। कौन सा नदी? रिजु पालिका नदी। और महात्मा बुद्ध को कहां मिला था? निरंजना नदी। कहां मिला था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां मिला? निरंजना नदी कहां है? बोध गया में। कौन सा? बोध गया। ठीक है, समझ में आ गया? महात्मा बुद्ध के बारे में पूछेगा तो निरंजना नदी। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के निम्नलिखित में कौन संस्थापक हैं? आजीवक संप्रदाय के मखली पुत्र। कौन है? मखली पुत्र। किस मुगल शासक के शासन काल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम कहा जाता है? बताइए।
कहाँ? कौन सा? शाहजहां। स्थापत्य मतलब क्या होता है कि कौन से राजा के शासनकाल में बड़े बड़े वस्तुओं का मतलब बिल्डिंग भवन का निर्माण किया गया। इनके शासनकाल में क्या बनाया गया था? आगरा का ताजमहल। और अगर चित्रकार का स्वर्णिम बोलेगा तब बोलेंगे जहांगीर। किसका? चित्रकारी का स्वर्णिम। ठीक है। हाँ, संगीत का अकबर। ठीक है, आंसर होगा शाहजहां। मुगल काल में मोहतब सिंह कौन था? क्या मोहतब सिंह कौन था? बताइए। मोहतब सिंह था आचरण अधिकारी। क्या था? आचरण अधिकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज क्या था? दीवाने अर्ज कौन क्या था? बताइए। दीवाने अर्ज था सैन्य विभाग। कौन स्थापित किया था? कौन स्थापित किया था? अगर पूछेगा दीवाने अर्ज का कौन स्थापना किया था तो बलबन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आ गया ना। बसावन एवं दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बताइए। कौन था? जहांगीर। उसको क्या बोलते हैं? चित्रकारी का स्वर्णिम काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या है? परमाणु विद्युत गृह कहाँ कहाँ है? बताइए। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, काकरपारा कहाँ है? गुजरात में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब कर्नाटक वाला कुड़नकुलू कहाँ है? कहाँ है बताइए। कुड़नकुलू कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? कौन सुमेलित नहीं है? आंसर बी। कुड़नकुलू कहाँ है? तमिल। कर्नाटक में कौन सा है? कैगा। अगर पूछेगा कि कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। और कुड़नकुलू तमिलनाडु में। नरोरा उत्तर प्रदेश। काकरापारा गुजरात। तारापुर। आइए अगला क्वेश्चन। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य है? किन देशों के मध्य है? बताइए। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। क्या उत्तर कोरिया कौन सा है राजा? किम जोंग। किम जोंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? कौन सा है अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? बताइए। ईंधन का जलने पर ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। एकदम सही बात है। मान लीजिए कोई चीज जला रहे हैं तो उसका ऊष्मीय मान ज्यादा होगा तब ना आप क्या कीजिएगा, आपका जल्दी खाना उना पकेगा। जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आंसर क्या होगा? बी। जलने पर कम से कम हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। कम से कम रहेगा तब ना। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है धुआं में, क्या हो उससे बीमारी फैलता है। देखिए, आइए विटामिन को सुमेलित कीजिए। ठीक है, विटामिन को सुमेलित कीजिए। विटामिन B7 बताइए। विटामिन के क्या होता है? रक्त का थक्का जमना। विटामिन ई क्या होता है? बांझपन। अब विटामिन B12। अब B7 बालों का झड़ना। ठीक है, आ गया ना। आगे बनते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? बताइए। तारों के मध्य दूरी क्या क्या है? प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश। ठीक है, तारों
तो मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत ही कम होता है? कौन सा रोग होता है बताइए? मतलब पुरुष लोग का ज्यादा होगा और महिला को क्या होगा? कम होगा। कौन सा होता है? वर्णांधता। क्या है इसको क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है इसमें? लाल और हरा कलर में फर्क नहीं समझ में आता है। यह कौन सा है? अनुवांशिक रोग है। क्या? अनुवांशिक रोग। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। यह निम्न में से किसका वहन करता है? हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? ब्लड में। वो कौन सा काम करता है? ऑक्सीजन ले जाता है और ले आता है। आरबीसी, आरबीसी का क्या काम है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक है। आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है। अब आरसीबी खराब, आरसीबी कहाँ जाता है? सही है, कहाँ जाता है? प्लीहा में। ठीक है। आगे आते हैं। किसी पदार्थ का, आरबीसी का, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। अब बताइए, जैसे देखिए बर्फ है, बर्फ को पानी में चेंज करना है। इसका मतलब क्या है? किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान दिए हुए चेंज हो जाता है। तो बर्फ है और उसमें हम कुछ गर्म उर्म उसको नहीं किए, क्या गर्म नहीं किए, और वो बर्फ जो है पानी में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? उसमें कुछ अपना उष्मा होगा ना, उसको क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा। उसके अंदर का उष्मा होता है। मान लीजिए अभी हम लोग हैं तो हम लोग के अंदर 37 डिग्री का गुप्त उष्मा है ना, गुप्त उष्मा है ना। बाहर से जब उष्मा बढ़ता है तब ना हम लोग को गर्मी लगने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकाओं के अंगों में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है? किसमें नहीं होता है बताइए? किसमें नहीं होता है? जीव द्रव में। ठीक है, जीव द्रव में होता है। केंद्रिका में होता है। केंद्रिका क्या होता है? केंद्रिका किसी भी कोशिका का केंद्र वाला भाग। हरित लवक क्या होता है? हरित लवक क्या होता है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है किससे होता है? हरित लवक से होता है। क्या? हरित लवक सूर्य के प्रकाश को लेता है ना। इसमें कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम। और राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। किसमें होता है? राइबोसोम में। ठीक है। एगो लाइसोसोम होता है, उसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। ठीक है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। क्या? स्रोत होना चाहिए। ठीक है। इसमें थोड़ा सा दो ऑप्शन उल्टा लिखा गया है, ये दोनों काट दीजिएगा। ये इसमें दोनों में होता है। ठीक है, यहाँ पर ही गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, मछली का तेल में होता है, पालक में होता है। ठीक है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला धातु कौन सा है? घनत्व वाला सबसे कम घनत्व बताइए कौन सा होता है? लिथियम। लिथियम सबसे हल्का धातु होता है। घनत्व का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत ही मॉलिक्यूल्स पास पास रहे, एक घना चीज। ठीक है, सोडियम का कितना होता है परमाणु संख्या? 11। ठीक है, और लिथियम का कितना होता है? 3। ठीक है, लिथियम का कितना होता है? 3। इसका आंसर क्या होगा? लिथियम। अब आते हैं प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है बताइए? बताइए।
क्या है, यह एक प्राकृतिक रबड़ है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। प्राकृतिक रबड़, ठीक है, प्राकृतिक रबड़ मतलब जिसको जितना खींचना चाहे खींच सकते हैं। अब भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज्यादा खेती कहाँ होता है, केरल में, ठीक है। आगे आइए, किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है, बताइए, रासायनिक गुण कौन तय करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। ये क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, रासायनिक गुण। जब मान लीजिए हम किसी में ट्रांसफर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, बताइए, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, भागीरथी और अलकनंदा। देवप्रयाग के बाद कौन सा नदी निकलता है वहां से, जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तो कौन सा नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी का। कहां मिलती है, देवप्रयाग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है, बताइए, किस राज्य से, बोलिए, किस राज्य से, मध्य प्रदेश से, ठीक है। आप लोगों को पता होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या है, कर्क रेखा स्थित है, ठीक है। भारत कितने राज्यों से होकर गुजरता है, क्या, 8 राज्य। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कौन गुजरता है, कर्क रेखा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बताइए, जैव विविधता कहां पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। देखिए, जैसे जिस स्थान पर जहां बारिश ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, हमेशा नए नए पौधों का निर्माण होगा, ठीक है। और वहां पर जैव विविधता, नए नए प्रकार के क्या होंगे, पौधे का क्या होगा, उपज होगा। वहां पर अनेक अनेक प्रकार के चिड़िया ये सब रहते हैं। जैव विविधता क्या होगा, कहां पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय बंधीय वर्षा वन में, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाया जाता है, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए, ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है, कौन है, रोहिला। क्या गुजरात में कौन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय, और बाकी देखिए सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में, बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका में, अब बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और गुजरात में पूछेगा तो कहां बोलिएगा, उसमें वहां पर कौन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जलधारा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, बताइए, कौन सी जलधारा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, अगुलहास। जैसे देखिए, समुद्र जो है, समुद्र में हवाएं चलती हैं, ठीक है, हवाएं चलती हैं लो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर। तो इसमें पूछा कौन सा शीत नहीं है, तो ये तीनों शीत है। ये क्या है, ग्रीष्मकालीन जलधारा है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, बताइए, किसको कहा जाता है, कावेरी को, ठीक है, कावेरी को। देखिए, इसमें 2 शब्द आते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है,
क्या? दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी को इसलिए बोला जाता है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे शुद्ध पानी किसमें मिलता है? दक्षिण कावेरी नदी में। अब बूढ़ी गंगा पूछेगा, बूढ़ी गंगा, तब मारेंगे क्या? गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? हम लोग का जो गंगा है उसी प्रकार सबसे बड़ी गंगा कौन सा है? गोदावरी। लेकिन अगर पानी की शुद्धता के लिए बोलेगा दक्षिण भारत की गंगा, तब क्या बनाएंगे? कावेरी। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर क्या है? क्या है रिंग ऑफ फायर? बताइए, बोलिए। क्या है? ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। और क्या है? भूकंप। ठीक है, दोनों है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में सबसे निचला, निचला गर्त होता है, वहां पर ज्वालामुखी आते रहता है। ठीक है, और भूकंप। इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सारे नाम किसके हैं? मरुस्थल के। विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब समझते हैं ना? मरुस्थल वो जगह होती है जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा। अब जहां वर्षा नहीं होगा वहां पर रेगिस्तान तो बनेगा ही। तो क्या सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, और हम लोग में क्या है? थार का मरुस्थल कहाँ है? भारत में है ना। और राज्य पूछेगा तो कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। तकला मकान कहाँ है? चीन में है। थार कहाँ है? भारत में। और अटाकामा कहाँ है? चिली में। इसका आंसर क्या होगा? गिब्सन। गिब्सन गलत है। ठीक है, अफ्रीका में कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? ठीक है, बताइए। इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई आदमी अभी अभी गर्मी का दिन है, अभी आइसक्रीम बेच रहा है, फिर तो गर्मी का मौसम खत्म हो जाएगा, तो बीच में क्या होगा? कुछ दिन के लिए बेरोजगार हो जाएगा। फिर आएगा ठंडा में तो फिर कुछ दूसरा रोजगार खोजेगा, फिर कोई दूसरा रोजगार खोजेगा, फिर 2 महीना बैठेगा, फिर कुछ दूसरा नया रोजगार खोजेगा। ठीक उसी प्रकार जब बीच बीच में समय अंतराल में उसको काम मिलता है, बीच में क्या रहता है? वो बेरोजगार रहता है। उसको क्या बोलते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। रोजगार के परिवर्तन के प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या होता है? प्रच्छन्न। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए खेत जोतना है, खेत जोतना है तो 2 आदमी भी रहेंगे तो उतना कम होगा, और 10 आदमी रहेंगे तब भी 2 बीघा उसमें जोता। तो जिस काम में जरूरत से ज्यादा आदमियों का लगा देते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 आदमी उसमें से निकल जाए तो खेत तो जोता ही जाएगा, होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न। अगर मान लीजिए वही व्यक्ति 2 आदमी निकल कर दूसरा काम करेगा तो उससे ज्यादा पैसा का आमदनी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक बेरोजगारी होता है शिक्षित बेरोजगारी, जैसे अभी ग्रेजुएट लोग होकर बेरोजगार घूम रहे हो। क्या इसका आंसर क्या होगा? सी। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन, एमएसपी। पहला क्वेश्चन में बताए थे एमएसपी क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, जब भी कोई खाद्यान्न फसल होता है तो उससे पहले सरकार एमएसपी निर्धारित करती है कि आपका धान हम इतना पैसा में खरीदेंगे। ठीक है, या फिर गेहूं, कृषि कानून इसी में बवाल हो रहा था कि आप हमको एमएसपी निर्धारित कर दीजिए। ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित की जाती है। बताइए क्या की जाती है? और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा
अनुमोदित किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही। ऐसे ही आप लोगों को बिहार पुलिस से रिलेटेड प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन का सेट दिया जाएगा और आप लोग बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको भारी लगेगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और हल्के हल्के भी क्वेश्चन लाया जाएगा। हम जब तक के लिए जय हिंद।